नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिशन गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट एक और उसकी हिंदी प्रैक्टिस सेट जो है उसका जीएस हम आपको सोल्यूशन दे चुके हैं। पहले प्रैक्टिस सेट का जीएस 32 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा, लिंक जो है शेयर करें, अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँचाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट 1 और उसका हिंदी वाला सीरीज को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र है, सार्थक है, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्वतंत्र क्यों है? शब्द जो है वो जब तक शब्द जो है सार्थक होता है, स्वतंत्र होता है, शब्द का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। और सार्थक क्योंकि सार्थक शब्दों का ही हिंदी भाषा में महत्व होता है, उसी का इंपॉर्टेंस है। दो शब्द हो सकते हैं, शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्दों का ही महत्व है, निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। तो शब्द कैसी इकाई है? एक तो सार्थक और दूसरी बात है उसको हम स्वतंत्र कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहा जाता है। यानी एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह क्या कहलाता है? एक ऐसा वर्ण समूह जो कोई एक निश्चित अर्थ देता हो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द क्या है? शब्द ही तो है वर्ण समूह। शब्द क्या कहलाता है? वर्णों का समूह जो है, अक्षरों का जो समूह है, वो ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन वो शब्द तब कहलाएगा जब कोई निश्चित अर्थ देता हो, यानी कि जब वो सार्थक हो, ठीक है। जैसे कि यानी कि हम तीन अक्षरों को मिलाते हैं, का, म और ल। इन तीन अक्षरों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बना है? शब्द बन गया कमल। अब इस कमल का सार्थक, यानी ये कमल सार्थक है, शब्द का निश्चित अर्थ है। लेकिन अभी हम यहाँ पर लिख दें, इसी इसी को मिला दें, ऐसे ला म का, और इसको मिला दें, अब लिखा लमक, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखा, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। कौन सा एक ऐसा शब्द शक्ति जो भेदों में नहीं आता है, ठीक है। देखिएगा, तीन प्रकार के शब्द शक्ति होती हैं। एक तो कौन सी? अभिधा, एक होती है लक्षणा, और एक होती है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीन प्रकार के शब्द शक्तियां हैं। या फिर कहा जाता है काव्य शास्त्र के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। अगर कहा जाता है कि काव्य शास्त्र के आधार पर शब्द कितने हैं, तो आंसर होता है 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो तत्सम है ये इसका सही आंसर है। तत्सम शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। तत्सम जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, अगर आप ध्यान दें, ठीक है। क्लासेस में आपने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है बच्चों तत्सम, एक होता है कौन सा? तद्भव, और एक होता है देशज, और एक होता है विदेशज। तो ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपने देखा था कि प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द जो दो होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। फिर एक देखा था शब्द रचना के आधार पर जो है, या जो है बोलते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या है? तत्सम हो जाएगा। तत्सम जो है इसके अर्थ भेद में नहीं आएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आता है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है, या फिर संघर्षशील है? तो पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। पार्श्विक शब्द का मतलब होता है कि मुख के अगल बगल का भाग। पार्श्विक का मतलब यहाँ पर क्या है? मुख के अगल बगल का जो हिस्सा है, ठीक है, मुख के अगल बगल का जो भाग है, जो हिस्सा है, वो ही क्या कहलाता है? वो पार्श्विक कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? पार्श्विक। और जब ला का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो मुख के अगल बगल भाग से प्रवाहित हो जाती है, निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। ला क्या है? एक पार्श्विक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है
कि ऐसी ध्वनि बतानी है जो स्पर्श हो, घोष हो, ठीक है, स्पर्श के साथ साथ क्या है, घोष हो, महाप्राण हो और ओष्ठ व्यंजन हो, यानी स्पर्श भी होनी चाहिए। अब देखिएगा भा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, देखिएगा यहाँ पर ये सारी बातें हम देख लें। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, देखिएगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, का से लेकर के माँ तक, का से माँ तक जो वर्ग हैं, ठीक है, यानी अगर हम बात करें का से लेके माँ तक आप जाएंगे तो ये कितने 25 अक्षर स्पर्शी कहलाते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए घोष क्या कहलाता है, देखिएगा यहाँ पर सारे हम लिख देते हैं। घोष है और एक होता है अघोष और एक होता है देखिएगा अल्प प्राण, ठीक है, और एक यहाँ पर लिखा है बच्चों महाप्राण। एक क्या लिखा है, महाप्राण, ठीक है, ये यहाँ पर देखना है। अब देखिए स्पर्श तो आपको हमने बताया कि का से लेके माँ तक सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर अगर देखें घोष और अघोष ध्वनियां किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि जिन ध्वनियां या जिन अक्षरों का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, तो वे सारे अक्षर, वे सारी ध्वनियां क्या कहलाती हैं, घोष कहलाती हैं। और जो घोष ध्वनियां होती हैं वो किसी भी वर्ग, यानी कि 5 वर्ग होते हैं, तो किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर, वर्ग 5 होते हैं, का वर्ग और क्या है, चा वर्ग, फिर आता है टा वर्ग, एक है ता वर्ग और फिर पा वर्ग। तो यानी का वाली लाइन का ख ग घ अंगा, चा वर्ग में च छ ज झ इया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा और ता वर्ग में त थ द ध न, पा वर्ग में प फ ब भ म। तो ये जो है 5 वर्ग हैं और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर घोष कहलाता है। जो बचा पहला और दूसरा वो क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। यानी का में बात करें तो का और खा क्या है, अघोष है, ग घ अंगा क्या है, घोष है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण। यानी जैसे का वाली लाइन की अगर हम बात करें तो का, फिर खा छोड़ के गा, फिर घा छोड़ के अंगा, यानी का फिर गा और अंगा, ये क्या है, अल्प प्राण है। महाप्राण कौन सा बचता है, जो दूसरा और चौथा बचा वो क्या है, महाप्राण है। ओष्ठ व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण जो है ओठ से होता है। तो ओष्ठ व्यंजन जो है आपका पा वर्ग, जो पा वाली लाइन के अक्षर हैं, यानी कि जो पा वर्ग है, पा फा बा भा मा, ये पूरे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अब आप आंसर बता सकते हो, ठीक है, स्पर्श भी हो और क्या हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ भी हो, तो वो बताना है आपको। देखिएगा तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर होगा भा। आंसर क्या हो जाएगा, भा। देखिएगा क्योंकि स्पर्श तो है, ये का से मा तक आ गया। भा किस लाइन में आता है, प फ ब भा, यानी चौथा अक्षर है। और चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर बच्चों क्या, घोष होगा, घोष हमें चाहिए था, ठीक है। और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण होता है, महाप्राण हमें चाहिए था। और पा वर्ग का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से होता है, तो भा जो है पावली लाइन में ही आता है। अब देखिएगा एक साथ आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर देखनी होती हैं, इसीलिए हमने कहा कि आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये चीजें जब आपको याद होंगी तो ये सारी बातें आप निकाल सकते हो। अब जैसे अगर ठा की बात करो तो ठा ओष्ठ व्यंजन में आएगा ही नहीं। और ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, इनको याद करने के लिए देखिएगा एक तरीका हम और आपको बताते हैं, जो लिखा है इसको साफ करते हैं, ठीक है, कैसे इसको जो है आप देख सकते हो। देखिएगा देखिएगा वर्ग कितने होते हैं, 5। एक कौन सा होता है, का वर्ग, एक चा वर्ग, फिर एक टा और एक ता वर्ग, एक पा, यानी का वाली लाइन, चा वाली लाइन, टा वाली लाइन और ता और पा वाली लाइन। अब देखिएगा आपको 5 चीजें ध्यान रखनी है, कंठ, मूर्धा, ठीक है, कंठ मूर्धा, ठीक है, इसको एक सेकेंड, कंठ तालव्य कह सकते हो, ठीक है। क्या कहोगे, कंठ, फिर आता है तालु, फिर आता है मूर्धा, फिर आता है दंत, फिर आता है ओष्ठ। ये 5 चीजें आप याद कर लो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे ही याद कर लो। तो का वाली लाइन कंठ में आ गई, चा में तालु आ गया, टा में मूर्धा आ गया, ता में दंत आ गया और पा वाला ओष्ठ। तो जो का खा गा गंगा, कंठ, चा चा जा झा इया, तालु ट ठ ड ढ अड़ा, मूर्धा थ थ द ध न, दंत प फ ब भ म, ओष्ठ। ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा शब्द अमात्रिक है, ऐसा कौन सा शब्द जिसपे मात्रा नहीं लगी है, कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, कलरव, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। अब आप कहोगे लगी तो है, का में छोटा आ है, आप कहेंगे का में छोटा आ है, ला में छोटा आ है, तो आपको पता होना चाहिए छोटा आ जो होता है
ये जो छोटा अ है ये क्या है, मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 10 है, जबकि स्वर कितने हैं, स्वर हैं 11। यानी कि एक कोई ऐसा स्वर है जो मात्रा नहीं है। छोटा अ जो है ये ह्रस्व स्वर है और ये मात्रा नहीं है। छोटा आ को छोड़ दो तो बड़ा अ, ठीक है, इसके बाद इ, उ, री, ए, ओ, औ, ये सब क्या है, मात्राएं हैं, लेकिन छोटा आ मात्रा नहीं है। इसमें बड़ा आ लगा है, इसमें बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ भी है। यहाँ पर छोटा आ है सिर्फ, इसलिए ये मात्रा नहीं है, तो इसको क्या कह देंगे, अमात्रिक शब्द कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, कौन सा शब्द शुद्ध है, अत्योक्ति, कवयित्री, अनुग्रहित या पक्षीगण। तो सही आपका आंसर बी वाला है। अत्योक्त नहीं, अन्योक्ति होता है। अनुग्रहित में जो ग में है ना, ये वाली मात्रा गृहीत होता है, और पक्षीगण नहीं, पक्षीगण होता है। ठीक है, छा में बड़ी की मात्रा, और ये क्या है, अनुगृहीत होता है, और ये क्या, अन्योक्ति होता है। तो यहाँ पर इस दृष्टि से सही शब्द कौन सा लिखा है, कवयित्री, ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, इसको देखेंगे कौन सा शब्द शुद्ध है बताना है। तो पुरस्कार, सामर्थ्य, वाज, देखिए ये यहाँ पर से सामर्थ्य सही है। ठीक है, और क्या होता है, पा में छोटा ऊ की मात्रा हो तब होता है पुरस्कार। ठीक है, क्या होता है, पुरस्कार, ये छोटा ऊ होना चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य सही लिखा है। और व्राजी होता है, व्राजी नहीं, और पूज्य यानी नहीं होता है, बड़ा ऊ होता है, पूज्य ये होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखते हैं, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पर्याय जो है त्रुटिपूर्ण है। इसमें कौन सा, वसंत, ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, तीनों सही है। कांतार इसका पर्यायवाची नहीं है। कांतार किसका पर्यायवाची है, वन का। कांतार के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं, कांतार के पर्यायवाची है वन, अरण्य, कानन, वन, अरण्य, कानन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे पर्यायवाची हैं किसके, कांतार के, यानी कि जंगल के। बाकी जो ऊपर तीनों लिखे हैं वो क्या हैं, बाकी ये तीनों ही पर्याय किसके हैं, तो वसंत के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, कौन से शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, कौन से शब्द में उस उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वो होता है क्या, उपसर्ग जो है शब्द की शुरुआत में लगता है, और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से क्या होता है, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखो लालिमा, इसमें क्या है, इसमें प्रत्यय लगा है इमा, और यहाँ पर पराजय, ठीक है, फिर क्या है दशक, और फिर क्या है कारीगर। तो दशक में अक प्रत्यय है, कारीगर में जो है रा को प्रत्यय मानते हैं, कभी नहीं भी। यहाँ पर आपसे मेनली उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग यहाँ पर कौन से, यहाँ पर पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द, योद्धा, दशानन, राक्षस या फिर सुर। तो वैसे तो आंसर यहाँ पर जो है, आप पहले आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर है दशानन। योग रूढ़ देखिएगा, हमने अभी बताया था रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रूढ़, और एक होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। अभी हमने बताया था रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, किस आधार पर, तो रचना के आधार पर। ध्यान देंगे, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका सार्थक विभाजन संभव नहीं होता है, यानी कि जिनको हम जिनके अगर हम टुकड़े करें, जिनको अगर हम 2 या 3 भागों में तोड़ते हैं किसी शब्द को, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो रूढ़ शब्द है। अगर उसका अर्थ निकल आए, यानी कि सार्थक विभाजन अगर हो जाता है, तो वो यौगिक है। फिर तीसरा आता है योग रूढ़, सार्थक विभाजन होने के साथ साथ कोई तीसरा अर्थ मिल जाए तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। अब जैसे दशानन शब्द लिखा है, तो ये टूट तो जाएगा 2 भागों में, ये 2 भागों में टूट गया, दस और आनंद। दस का मतलब 10 है, और आनंद का मतलब मुख है या फिर सिर है। ठीक है, तो 10 सिर यौगिक तो है, लेकिन साथ में तीसरा अर्थ भी दे रहा है, दशानन अर्थात तुरंत क्या है, रावण। तो यानी किसी किसी यानी परंपरावश तीसरे अर्थ को प्रकट किया जाए तो वो क्या कहलाता है, योग रूढ़। और योग रूढ़ वाले शब्दों में ही क्या होता है, जितने भी योग रूढ़ वाले शब्द होते हैं उन सब में एक समास होता है, उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इसी में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है, लिखा है कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पर शब्द पूछे जा रहे हैं कि कौन सी भाषा का है। अफसोस शब्द फारसी भाषा का है,
बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैंची जो है तुर्की भाषा का, बिल्कुल सही है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। कारतूस लिखा है अंग्रेजी, ये गलत हो गया। कारतूस शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है। कारतूस शब्द जो है वो बच्चों फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द कारतूस नहीं है। तो ये वाला युग्म आपका क्या हो गया? गलत है, ये सुमेलित नहीं है। फिर लिखा है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का, जिन शब्दों की उत्पत्ति का, यहां पर जो है ना उत्पत्ति लिख सकते हो। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को बच्चों कहते हैं देशज। देशज का मतलब होता है देश धन जा। देशज का मतलब होता है देश धन जा, यानी कि देश में, और जा का मतलब है जन्मे। ऐसे शब्द जिनका जन्म जो देश में उत्पत्ति हुए हैं, ठीक है, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। जो क्षेत्र और भाषा के प्रभाव के कारण परिस्थितिवश अपने आप प्रचलन में आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है देशज शब्द। जैसे देशज शब्दों के प्रमुख उदाहरण है, ऐसे कह सकते हो खिड़की है, झाड़ू है, पगड़ी है, खिचड़ी है। ये सारे शब्द क्या हैं? सारे देशज शब्द हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई नहीं जानते हैं, ठीक है? जैसे लोटा है, खुरवा है, कटोरा है, तो ये सब देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, किस क्षेत्र में हुई, नहीं पता, लेकिन क्या है परिस्थितिवश और क्षेत्र के प्रभाव की भाषा के कारण वो अपने आप बोलचाल में आ जाते हैं। उसको कहते हैं देशज, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देशज। फिर क्वेश्चन नंबर जो 14 लेते हैं, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत का विलोम है अनधिकृत, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनाधिकृत नहीं होता है, नाम में छोटा अ ही रहता है, बड़ा नहीं। अधिकृत का मतलब ऑथोराइज्ड, ठीक है? जिसको कोई अधिकार दे दिया जाए वो अधिकृत है, और जिसे अधिकार ना दिया जाए वो अनधिकृत है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी? चीनी यहाँ पर खाने वाली शक्कर मत समझ जाना। चीनी का मतलब यहाँ पर चीन की भाषा की बात की जा रही है। स्टेशन शब्द जो अंग्रेजी भाषा का हो गया, बिल्कुल सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हवा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द एक हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु, बयार, समीर या फिर ध्वज? आप सभी समझ चुके हैं कि ध्वज जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, जैसे क्या है? झंडा कह सकते हो, केतन कहा जाता है, केतु कहा जाता है, पताका है, वैजंती है, निशान है, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? वैजंती, ठीक है? वैजंती, केतु, पताका, ठीक है? निशान, ठीक है? झंडा, ये सारे शब्द जो हैं वो ध्वज शब्द के ही तो पर्यायवाची हैं। बाकी जो 3 ऊपर लिखे हैं वो हवा के हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा पर्यायवाची, कौन से शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कौन से शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन ये भी सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी ये भी सही है। फिर लिखा है सूर्य, दिवस, याम, वाशर, बस यही गलती हो गई, क्योंकि दिवस, याम और वाशर ये बच्चों दिन के पर्यायवाची हैं, ना कि सूर्य के। ये सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची जैसे क्या है? रवि है, ठीक है? और क्या है? रवि है, या भास्कर है, भानु है, आदि, ठीक है? बहुत सारे हैं। रश्मि जो है सूर्य की किरण को ही कहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? जो है सूर्य के पर्यायवाची। ये जो लिखे हैं यहाँ पर दिन के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। लिखा हुआ है शब्द कौन सा? लिखा है चट चंड। इस युग्म का सही अर्थ युग्म चुनना है। चंट और चंड दो चीजें लिखी, चंट और क्या लिखा है? चंड। इसका सही युग्म अर्थ सुनना है, लिखना है। तो चंट का मतलब होता है चतुर, और चंड का मतलब होता है क्रोधी। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चंट और चंड, चंट का मतलब चतुर और चंड का मतलब क्रोधी। कहते हैं ना कि बहुत बड़े चंट हो, क्या कहते हैं? बहुत चंट हो ना, तो चंट मतलब क्या? चतुर, ठीक है? इसके आगे बात क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर, छत्र और छत्र, ये देखिएगा, ये बताना है। छत्र और छत्र, यानी कि शब्द अक्षर का अंतर है। तो ये छत्र का मतलब छाता पहला वाला, और छत्र का मतलब छतरी है। तो छतरी वाली छा लगी तो छतरी है, और छाता वाली छा लगी तो छाता है। बाकी कोई अंतर नहीं, इससे आसान चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े,
आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित। अशुद्ध वाक्य ये है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। मतलब क्या है यहाँ पर, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मिनट हो गए, ठीक है। तो उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। मतलब यहां देखो, वैसे तो प्राण शब्द क्या है, बहुवचन होता है, लेकिन जब वाक्य में उस प्राण शब्द का जो है बहुवचन कोई नहीं होता, वो स्वयं बहुवचन है। वो एक ही वचन लिखा जाता है कि उसके प्राण उड़ गए। लेकिन जब ऐसे लिखा जाएगा अपने प्राण, तो अपने प्राण, अब यहाँ पर अपने जब कोई सर्वनाम साथ में जोड़ देंगे तब बच्चों इसको बहुवचन बना देंगे। अगर ऐसे लिखा होता कि उसके प्राण उड़ गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, उड़ गए बहुवचन होता है, ये नहीं कहते उसका प्राण उड़ गया या उसके प्राणों उड़ गए। यानी जब लेकिन सेंटेंस में, वाक्य में इसको प्रयोग में लाएंगे तो प्राण का प्राणों लिखा जा सकता है, कोई दो राय नहीं। तो उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ऐसे यहाँ पर, क्योंकि प्राण शब्द क्या है, बहुवचन होता है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों 21 आता है, दिए गए यानी क्या लिखा है, उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार ना मानता हो उसको क्या कहते हैं। उपकार ना मानने वाले को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए लिखा है, क्या बोलते, कृतज्ञ या फिर विकृतज्ञ, अपकृत या फिर उपकृत हो जाएगा। तो जो उपकार को ना मानता हो उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्शन ए यानी यहाँ पर कह सकते हो। देखो ये ऐसे लिख भी लिख सकते हो, कैसे, इस प्रकार से ज्यादातर आपको लिखा मिलता है। टाइपिंग है तो इसमें जो घा, इसी में ना और घा देखो बनी है, तो क्या बोलते बोलते कृतज्ञ बोलते हैं। और जो उपकार मानता हो, उपकार जो मानता हो उसको क्या कहते हैं, उसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कृतज्ञ बोल देते हैं। उपकार जो मानता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ कह सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या फिर चंद्रग्रहण। आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर आप जानते हैं शिव जी को इसीलिए तो कहा जाता है, शिव जी को चंद्रशेखर क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सर पर चंद्रमा धारण किया है। चक्रधर, ये आप भगवान विष्णु को कह सकते हो, जो चक्र धारण करते हैं उनको कह सकते हो, ठीक है। और इन दोनों ही शब्दों में क्या है, ये दोनों ही शब्द योग रूढ़ हैं और बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हैं, चंद्रशेखर और चक्रधर। इसके बाद बच्चों आंसर आता है कि हरियाली क्या है, ठीक है। हरियाली क्या है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक या फिर विशेषण है। तो आप सभी इसका आंसर जान चुके हैं, इस सभी इसका आंसर सभी यहाँ पर कमेंट करें तुरंत, ठीक है। तो हरियाली क्या है, हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। हरा शब्द क्या है, विशेषण। हरा शब्द क्या है, विशेषण। रंगों के नाम विशेषण होते हैं, सभी रंग गुणवाचक विशेषण होते हैं। हरा, नीला, पीला, काला, लाल, गुलाबी, सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनी है, हरा से हरियाली, ठीक है। तो विशेष से यहाँ पर हरियाली और विशेषण यहाँ पर है हरा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन संख्या 24 लेते हैं, कि यहाँ पर लिखा है कि किस एक शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। यानी देखिए, चाचा, यानी कि किस एक शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चाचा का लिंग परिवर्तन चाची कह सकते हैं, बहन का जो है यहाँ पर भाई हो जाता है, ठीक है, बहनोई भी इसका विलोम हो जाता है, भैंसा का भैंस हो जाता है। कोयल का कोई लिंग परिवर्तन कर सकते हो, अगर कोई कोयल को स्त्रीलिंग मानता है, अगर आप, कोयल का स्त्रीलिंग शब्द है, मानता है क्या, हई है, तो अगर आप कह दो कि कोयल का पुल्लिंग क्या बनाएंगे, तो जैसे कि आप कह दीजिएगा कोयल से कोयला। या फिर अगर कोई कोयल को पुल्लिंग मानता है तो क्या कह देगा, कोयली। हालांकि बच्चे क्लास में ऐसे बोल देते हैं कई बार, ठीक है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर यही है, कोयल शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। कोयल स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग बनाना है तो उसको नर कोयल के नाम से कहते हैं। अगर इसका हमें बनाना भी है पुल्लिंग, तो हम क्या कह देंगे, नर कोयल कह देते हैं, ना कि कह दें कोयला, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन संख्या 25, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, शिशु, भक्ति, पुस्तक या फिर प्राण। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, प्राण है, जनता है, दर्शन है, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राण, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 लेते हैं, और लिखा है चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ क्या है,
चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है आपने बताना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है लिखा गया है कि साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। अरे बाप रे! बड़ा विकट ऑप्शन दे दिया है। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, गज़ब। फिर दूसरा क्या है मौज करना, फिर है फुर्सत में बंसी बजाना, फिर लिखा है बेरोज़गार। चैन की बंसी जो बजा रहा है वो बेरोज़गार हो सकता है, ऐसा भी इनका मानना है। लेकिन इसका सही आंसर है मौज करना। कहते हैं कि जो है कहते हैं जीडी पेपर हो गया, अब बढ़िया चैन की बंसी बजा रहे हैं। लेकिन तुम्हें चैन की बंसी नहीं बजानी है क्योंकि तुम्हारे सामने अगला पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का भी लगा है ना, तो उसके लिए तुम चैन की बंसी नहीं बजा सकते, तो मौज तुम नहीं कर सकते, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों आता है 27 और लिखा है कौन-सा गलत है, यानी कि किसका मेल गलत? अंगूठे पर पैर मारना, ये बिल्कुल सही है, इसका अर्थ है परवाह ना करना। अंगूठे पर पैर मारना मतलब परवाह न करना। अंगूठे पर कोई पैर मारेगा, ठीक है? मतलब किसी प्रकार को चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, ठीक है? फिर कान काटना मतलब क्या है? मात करना। मात करना मतलब इसको देखिए कुछ गलत शब्द ऐसा टाइप हो गया है, ठीक है? तो इसको जो है कान काटना मतलब क्या? मात करना, ठीक है? मात करना मतलब क्या है? कान काटना किसी के जैसे ना मात दे देना यानी हरा देना, उसको पीछे छोड़ देना। फिर यहाँ पर लिखा न क्या लिखा? नज़र करना मतलब भेंट करना, ठीक है? ये भी सही है और फिर लिखा है नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये गलत है, ठीक है? नज़र पर चढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है? कोई चीज़ प्यार यानी किसी चीज़ का प्रिय हो जाना या किसी चीज़ कोई चीज़ पसंद आ जाना, ठीक है? उसको बोलते हैं नज़र पर चढ़ना। कहते हैं कि ये वाली चीज़ अब हमारी नज़र पर चढ़ गई है, अब हमको लेनी ही लेनी है। तो कोई चीज़ जब बहुत पसंद आती है उसको कहते हैं नज़र पर चढ़ना और नज़र से गिरना, ये क्या होता है? नज़र से गिरना या गिराना मतलब किसी को जो है महत्व ना देना या किसी को जो है इग्नोर करना, उसकी उपेक्षा कर देना, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 आता है, यहाँ पर रस बताना है, बहुत बढ़िया आया है, ठीक है? रस बताना है यहाँ पर, ठीक है? बताना है कि जो तुम्हार अनुशासन पाऊँ, फिर क्या लिखा? कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काँचे घट जिमि डारों फोरी, सकउँ मेरि मूलक जिमि तोरी। यहाँ पर बच्चों मूषक लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? मूषक लिखा है, इसको क्या कर देंगे? मूलक कर देंगे। इसको क्या करेंगे? मूलक करेंगे और इसका मतलब क्या होगा देखिएगा, ठीक है? इसका रस बताना है, पहचानिएगा इसका रस क्या होगा? सभी बच्चे पहचानें, इसका रस क्या होगा? ठीक है? ठीक है? हाँ, तो इसमें रस बच्चे कमेंट करके बताएँ, ठीक है? इसमें बच्चे कमेंट करके रस बताएँ क्या होगा? ठीक, तो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ देखो, ये प्रसंग कहाँ का है, ठीक है? पहली चीज़ तो आप ये जानो कि ये प्रसंग कहाँ का है, ठीक है? ये जो है प्रसंग कहाँ का है, देखिएगा सीता स्वयंवर की बात है, ठीक है? बात किसकी है? तो बात देखेंगे सीता स्वयंवर की है और वहाँ पर क्या है, ये सीता स्वयंवर में धनुष भंग होना है, ठीक है? धनुष भंग का मतलब समझते हैं ना? तो सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ना था, उसके बाद सीता जी का विवाह उसी व्यक्ति से होना था, तो वहाँ पर कई सारे राजा बैठे हैं। वहाँ पर कोई धनुष को उठा नहीं पाता, उस समय का प्रावधान है। उस समय फिर क्या है, जनक जी कह देते हैं कि पृथ्वी जो है वीरों से खाली है, ठीक है? जनक जी कह देते हैं कि पृथ्वी क्या है, वीरों से खाली है। तो इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और फिर वो राम जी से कहते हैं कि जो तुम्हारा अनुशासन पावो, अगर तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी आज्ञा पाएँ, तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लें, काँचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान पृथ्वी को तोड़ कर फेंक दें, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तेरी, यानी मेरु मतलब पर्वत, पर्वत को ऐसे रोक देंगे जैसे क्या है, मूली और गाजर को तोड़ा जाता है, रोका जाता है, वैसे रोक देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भैया लक्ष्मण जी को क्या आया है? गुस्सा आया है और जब गुस्सा आता है, तो वहाँ रस होता है कौन-सा? रौद्र रस, यहाँ पर सौद्र लिख गया था, आंसर क्या होगा यहाँ पर? रौद्र रस इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लक्ष्मण जी को क्रोध आया है। रौद्र रस का स्थायी भाव ही होता है क्रोध यानी कि गुस्सा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग था ये। यहाँ पर ये स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, गुस्सा है और यहाँ पर आश्रय कौन है? तो आश्रय है लक्ष्मण जी, ठीक है? आश्रय कौन है? यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? 29, ठीक है? 29 क्या है? फिर क्वेश्चन आया है, एक देखिएगा, यहाँ पर अब अलंकार बताना है। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोय, ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होय। अब यहाँ पर अलंकार बताना है, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति, ठीक है? एक यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है?
एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, और जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है वो ही शायद इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, डी ऑप्शन बना देते हैं, विरोधाभास लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार की यहाँ पर बात की गई है। देखते हैं विरोधाभास अलंकार क्या होगा। ठीक है, क्या लिखा है कि रूप या अनुरागी चित्त। विरोधाभास अलंकार पहली चीज देख लीजिएगा होता क्या है। विरोधाभास अलंकार उस स्थिति में होता है जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो विपरीत, दो विरोधी गुण एक साथ प्रस्तुत कर दिए जाएं, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि जब केवल विरोध का आभास मात्र हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर विरोधाभास है, यही इसका सही आंसर। कैसे? या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी क्या है? मन, चित्त का मतलब मन है, यहाँ पर अनुराग का मतलब प्रेम है। यानी कि मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। उसी जैसे क्या है, मन की गति इतनी तेज होती है कि जितना मन क्या है, मन कभी जो है ना संतुष्ट नहीं हो सकता। कैसे? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी जो सांवला रंग है, कहा जाता है, यहाँ पर कवि ये कह रहा है जो सांवले रंग के लोग होते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े, जैसे जैसे सांवला रंग बूढ़ा होता है, मतलब जैसे जैसे सांवले लोगों की एज बढ़ती है, वैसे वैसे सांवला रंग और उज्जवल दिखता है, उजला। तो अब बताइएगा, श्याम रंग और क्या है? उज्जवल है। श्याम रंग क्या है? उज्जवल। श्याम मतलब सांवला है, उज्जवल मतलब उजला है। यानी एक ही बात के दो गुण हो गए, श्याम है भी, सांवला भी है, और उज्जवल मतलब गोरा भी है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? इसलिए इसको क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार, क्योंकि एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो विरोधी गुण एक जगह बता दिए गए। हो सकता है आपको यह भी समझ में ना आया हो, क्योंकि बहुत कम अलंकार आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग 2 ही 4 अलंकार पढ़ के छोड़ देते हैं। ये अलंकार भी आपको पढ़ने चाहिए, इसको पढ़िएगा, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। अलंकार टॉपिक आप अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अलंकार हम आपको ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाएंगे। कितने लोग अलंकार ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं बताना, ठीक, कमेंट करके। फिर क्वेश्चन संख्या बच्चों आगे 30 ले लेते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा या फिर बरवे? कौन सा छंद है? तो ये किसको नहीं याद होगा? ठीक है, हनुमान चालीसा का जो पहला दोहा है, श्री गुरुचरण सरोज, यही शुरुआत होती है। ये बच्चों दोहा है, और दोहा में कितने 4 चरण होते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये यहाँ पर क्या देखिए, श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि, बरन और रघुबर जसु जो दायक फलचारि। इसको लिखिएगा, मात्राएं गिनिएगा। ये दोहा छंद है। ठीक है, पहले और तीसरे में आपकी मात्राएं 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 निकलेंगी। ठीक है, ना निकले तो बताइएगा। फिर लिखा है महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियवंदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती या फिर कृष्णा शोभती। अच्छा, 2 ऑप्शन सेम हो गए, रिपीट हो गए, कोई नहीं, एक ऑप्शन हम आपको बताते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप लिख लेंगे कृष्णा सोबती नहीं, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप लिखें मन्नू भंडारी। चौथा ऑप्शन आप लिखेंगे मन्नू भंडारी। ठीक है, अब बताइएगा महाभोज उपन्यास किसका है? तो महाभोज उपन्यास बच्चों, जो हमने चौथा ऑप्शन लिखा है, यही क्या है? सही आंसर है, मन्नू भंडारी का ये उपन्यास है। मन्नू भंडारी का हाल ही में 2020 में ही जो है निधन हुआ था। लेखिका हैं और कोविड के टाइम पर ही इनका निधन हुआ था, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, लालटीन की छत पर, लालटीन की छत यानी कि लाल तीन की छत, ये इतना है, ये किसका उपन्यास है? ठीक है, लालटीन की छत। आप इसको लालटेन मत समझना, टीन जो होती है ना उसकी बात कर रहा है, वो भी टीन कैसी है? लाल है। ये किसका उपन्यास है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया है कौन सा? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या फिर कृष्णा शोभती। अच्छा, यहाँ पर कृष्णा शोभती, आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा, सी, लालटीन की छत। तो आज के ये 32 क्वेश्चन हिंदी में समाप्त हुए। ठीक है, हिंदी में 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन ये पैराग्राफ वाले छूट जाते हैं, पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, इसमें ठीक से सेट नहीं हो पाता है स्लाइड में, पीपीटी में हर बार उसको लिखना होता है, इसलिए उसको छुड़वा देते हैं। बीच में फिर जो है कई सारे पैराग्राफ की एक अलग से विशेष क्लास करवाएंगे। तो 32 क्वेश्चन ये हर सेट के हिसाब से हम कराते रहेंगे। तो जितना ज्यादा हो सकता है क्लास को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप ही लोगों के लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, बनाया जाता है।
तो इतनी सारी मेहनत लगती है, तो आप लोग कम से कम इतना उम्मीद कर ही सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करिएगा, पहुँचाइएगा, ठीक है? यही आपसे जो है समर्थन है, यही आपसे अपेक्षा है और कोई आपसे इसके लिए अपेक्षा या फिर और कोई इस तरह का कोई जो है वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से सीरीज़ बाय ये सीरीज़ आपको वीडियो की मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।